नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के हिंदी साहित्य के वीडियो में। और आज का जो हिंदी साहित्य का वीडियो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशेषताओं को लेकर, उनकी नाटक संबंधी रचनाओं को लेकर के और साथ ही साथ उनकी जो पत्रिकाएं हैं उनके बारे में प्रश्नों का संकलन है। और कुल इसमें 65 प्रश्न हैं वो संकलित किए गए हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उसके बगैर हिंदी साहित्य का इतिहास है वो अधूरा सा रह जाता है। और हम चाहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ा जाए। तो सारा जो भारतेंदु साहित्य है उसको एक ही वीडियो में संजोने का प्रयास किया गया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। और दोस्तों, पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, किसी भी प्लेटफार्म से आप जुड़े हुए हों उन पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके भाई बंधुओं को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले और वो भी तैयारी को मजबूत बना सकें। क्योंकि विद्या है वो रखने की नहीं होती है, आगे से आगे बढ़ाने की होती है। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विद्या सुंदर नाटक की रचना कब की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विद्या सुंदर नाटक की रचना कब की? तो दोस्तों, ये जो विद्या सुंदर नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मौलिक नाटक नहीं है, अनुदित नाटक है। और ये जो अनुवाद किया था वो 1868 में किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विद्या सुंदर नाटक की रचना 1868 में की थी, यानी अनुवाद किया था। चलिए अगला। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुती, वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुती नाटक की रचना कब की? तो दोस्तों, ये 1873 में इसकी रचना की थी और इसको भारतेंदु का मौलिक नाटक माना जाता है। मौलिक नाटक माना जाता है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुती मौलिक प्रहसन है। मूल रूप में ये प्रहसन है लेकिन इसको नाटक माना जाता है। तो प्रहसन पूछ लिया जाए तब भी आप इसको करें। चलिए, भारतेंदु युग के नाटकों का मूल भाव है। भारतेंदु युग के नाटकों का मूल भाव है तो राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्र के प्रति प्रेम तथा चेतना। ये भारतेंदु युग के नाटकों की मूल भावना है, राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्र के प्रति प्रेम तथा चेतना। नेक्स्ट है, भारतेंदु किस वंशज के थे? तो सेठ अमीर चंद के वंशज थे। और सेठ अमीर चंद है वो इतिहास प्रसिद्ध सेठ माने गए हैं और ये सेठ अमीर चंद के वंशज थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? तो देखिए दोस्तों, ये है विक्रम संवत 1907 को काशी में। ये विक्रम संवत में है दोस्तों, सन में नहीं है। विक्रम संवत 1907 को काशी में हुआ था। और इसमें से हम अगर 57 माइनस कर देते हैं तो हमारा जो ईस्वी सन है वो आ जाएगा। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी गोपाल चंद्र जी ने कौन सा नाटक लिखा था? तो दो ने का पुनराव हो गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी गोपाल चंद्र जी ने कौन सा नाटक लिखा था? तो दोस्तों, नहुस नाटक की रचना की थी। नहुस नामक नाटक की रचना की थी और ये की थी विक्रम संवत, यहाँ भी ये संवत दोबारा प्रिंट हो गया, 1914 में। 1914 में गोपाल चंद्र जी ने नहुस नामक नाटक की रचना की थी। और जब भारतेंदु जी यानी छोटे थे, बाल्यावस्था थी, यानी 7 वर्ष के थे, 7 में इनका जन्म हुआ और 1914 में इस नाटक की रचना की और ये नाटक था नहुस। और बाद में मैथिलीशरण गुप्त जी ने भी नहुस नाम का नाटक लिखा था। चलिए, लुप्त प्राय नहुस नाटक की हस्तलिखित प्रति कहाँ पर प्राप्त हुई? कहाँ पर प्राप्त हुई? तो ये जो प्रति है वो प्राप्त हुई कांकरोली। कांकरोली में नहुस नाटक की प्रति है वो प्राप्त हुई थी। तो लुप्त हो गया था, कहीं भी मिल नहीं रहा था, लेकिन जो एक प्रति है वो हस्तलिखित प्रति कहाँ मिल गई थी? कांकरोली में मिल गई थी। चलिए आगे देखते हैं। नहुस नाटक की
हस्तलिखित प्रति में कितने अंक हैं? तो प्रस्तावना के साथ 6 अंक हैं। तो नहुष नाटक की हस्तलिखित प्रति है, उसमें प्रस्तावना के साथ 6 अंक हैं। चलिए, नहुष नाटक की कथा वस्तु किस पर आधारित है? नहुष नाटक की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो ये देखिए, महाभारत के उद्योग तथा अनुशासन पर्वों पर आधारित है। महाभारत के उद्योग पर्व और अनुशासन पर्व हैं, उन पर आधारित है नहुष नाटक की कथा वस्तु। गोपाल चंद्र जी ने नहुष नाटक की रचना किस शैली के आधार पर की? यानी कौन सी शैली अपनाई उन्होंने नहुष नाटक की रचना करते समय? तो देखिए, ये महाराज विश्वनाथ की शैली को इन्होंने आधार बनाया था। महाराज विश्वनाथ ने नाटकों की एक अलग ही शैली विकसित की थी और उसी शैली को उन्होंने आधार बनाया था नहुष नाटक को लिखने के लिए। चलिए, नहुष नाटक का पद्य भाग किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। पद्य भाग वो ब्रज भाषा में है। नहुष नाटक का गद्य भाग किस भाषा में है? नहुष नाटक का गद्य भाग खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा में, खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा में है नहुष नाटक का पद्य भाग, सॉरी गद्य भाग। नहुष नाटक का गद्य भाग है वो खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा में है। चलिए, स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने पर नहुष किसकी तरफ आकृष्ट हो जाता है? तो स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के बाद नहुष है वो किसकी तरफ आकृष्ट हो जाता है? इंद्राणी की तरफ आकृष्ट हो जाता है। जो टीचिंग से जुड़े हुए हैं मेरे साथी वो और जिन्होंने शायद पढ़ाया भी होगा इस नहुष काव्य को, तो वो तो जानते हैं कि नहुष है वो स्वर्ग का राजा बन जाता है और उसके बाद इंद्राणी की तरफ आकृष्ट हो जाता है और फिर वह शापग्रस्त होकर फिर धरती पर आ जाता है। भारतेंदु जी का विद्या सुंदर नाटक है। तो विद्या सुंदर नाटक है वो बांग्ला नाटक का छाया अनुवाद है। तो मूल रूप में नहीं है, बांग्ला नाटक था और बंग प्रदेश में जो एक कथा चलती थी और उसका ये क्या था? छाया अनुवाद है। एक तरह से सेम का सेम जिसको अनुवाद कह सकते हैं, हूबहू अनुवाद कह सकते हैं, वह अनुवाद है। चलिए, रत्नावली नामक अनुदित नाटक की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और रत्नावली जो नाटक था संस्कृत का नाटक था और इसको भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुवाद किया और नाम उसका भी रत्नावली ही रखा गया। तो रत्नावली नामक अनुदित नाटक की रचना भारतेंदु जी ने की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रबोध चंद्रोदय नाटक था। प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद करके उसका नाम क्या रखा? तो पूरे प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद नहीं किया था उन्होंने, तीसरे अंक का अनुवाद किया था सिर्फ और उसका नाम रखा था पाखंड विडंबन। और ये विक्रम संवत 1929 में ये अनुवाद किया था। विक्रम संवत 1929 में अनुवाद किया था पाखंड विडंबन नाम से प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का। चलिए, धनंजय विजय अनुदित नाटक की रचना किसने की? तो धनंजय विजय अनुदित नाटक की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की और ये विक्रम संवत 1930 में की थी। यानी धनंजय विजय जो अनुदित नाटक हम देखते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा अनुदित है। मूल नाटक का अनुवाद किया है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं वो धनंजय विजय से संबंधित हैं। व्यायोग नाटक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो धनंजय विजय भी वैसा ही नाटक है, व्यायोग श्रेणी का नाटक है। नाटक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो संपूर्ण कथानक एक ही दिन में घटित हो जाता है। ये व्यायोग नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है। संपूर्ण नाटक है वो एक ही दिन में घटित हो जाता है, यानी संपूर्ण कथानक यानी कहानी कथा है वो एक ही दिन में घटित हो जाती है। ये व्यायोग नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है। चलिए, व्यायोग नाटक पात्रों का होना आवश्यक है, प्रसिद्ध राजा अथवा देवता। तो व्यायोग संबंधी नाटक हैं उनमें जो पात्र है, प्रमुख पात्र या नायक जिसको कह सकते हैं, वो या तो प्रसिद्ध राजा होना चाहिए अथवा देवता पात्र होना चाहिए। व्यायोग नाटक में मुख्य रूप से रस पाया जाता है
रौद्र रस पाया जाता है। रौद्र रस की इसमें उपस्थिति रहती है व्यायोग नाटक में। तो धनंजय विजय भी एक वैसा ही नाटक है और जिसका अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। व्यायोग नाटक के नायक में कौन सा गुण होना चाहिए? धीरोदत्त, धीर और उदात्त होना चाहिए। व्यायोग नाटक के नायक में कौन सा गुण होना चाहिए? तो धीरोदात्त गुण होना चाहिए, धीर और उदात्त होना चाहिए। चलिए, नांदी, प्रस्तावना, सूत्रधार, भरतवाक्य। नांदी, प्रस्तावना, सूत्रधार, भरतवाक्य किस विधा के अंश होते हैं? तो ये नाटक विधा के अंदर नांदी, प्रस्तावना, सूत्रधार, भरतवाक्य ये शुरुआत में यानी परंपरागत रूप से चलते रहते हैं। नांदी पाठ है, प्रस्तावना है, सूत्रधार है, भरतवाक्य है, वो भी कहे जाते हैं। तो ये है नाटक विधा के अंश होते हैं, नाटक को प्रारंभ करते समय ये होते हैं। चलिए, प्रेम योगिनी नाटक की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विक्रम संवत 1932 में। तो प्रेम योगिनी नाटक की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी और विक्रम संवत 1932 में। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अपने को भी पात्र बना दिया था? यानी किस नाटक के स्वयं पात्र बन गए थे? तो यह है प्रेम योगिनी नाटक में, और यह नाटक है वो क्या है? अपूर्ण नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक की रचना किसने की? सत्य हरिश्चंद्र। और भारतेंदु जी का सबसे प्रसिद्ध नाटक है ये सत्य हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक की रचना की विक्रम संवत 1932 में। विक्रम संवत 1932 में सत्य हरिश्चंद्र नाटक की रचना की थी। कपूर मंजरी संस्कृत नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। राजशेखर का ये नाटक है, कपूर मंजरी संस्कृत का नाटक है। चलिए, राजशेखर के कपूर मंजरी नाटक का अनुवाद विक्रम संवत 1932 में किसने किया? तो राजशेखर का जो कपूर मंजरी नाटक था उसका अनुवाद विक्रम संवत 1932 में किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और नाम भी वह का वही रखा, कपूर मंजरी। कपूर मंजरी नाम से उन्होंने अनुवाद किया था 1932 में, यानी संवत 1932 में। संस्कृत में कितने षटक प्रसिद्ध हैं? संस्कृत में 7 षटक प्रसिद्ध हैं। 7 षटक प्रसिद्ध हैं। कपूर मंजरी नाटक है नृत्य प्रधान नाटक है, यानी नृत्य प्रधान नाटक माना जाता है कपूर मंजरी। चंद्रावली नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है ये, और विक्रम संवत 1933 में ये नाटक लिखा गया और ये मौलिक नाटक है। तो विक्रम संवत 1933 में चंद्रावली नाम का नाटक लिखा गया और ये मौलिक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। चंद्रावली को एक पात्र मानकर सर्वप्रथम रचना का प्रयास किसने किया? चंद्रावली को एक पात्र मानकर तो रूप गोस्वामी ने अपने विदग्ध माधव नाटक में चंद्रावली को एक पात्र माना और नाटक रचने का प्रयास किया, लिखने का प्रयास किया विदग्ध माधव नाटक में रूप गोस्वामी ने। चलिए, चंद्रावली नाटक में भारतेंदु जी की कौन सी भावना प्रकट हुई है? तो यह है श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना प्रकट हुई है। चंद्रावली नाटक में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना है वो प्रकट हुई है चंद्रावली नाटक में। संस्कृत के मुद्रा राक्षस नाटक के नाटककार का नाम बताइए। संस्कृत का मुद्रा राक्षस है वो किसका लिखा हुआ है? तो विशाख दत्त का ये नाटक है मुद्रा राक्षस। चलिए, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस का विक्रम संवत 1935 में अनुवाद किसने किया? विक्रम संवत 1935 में अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुद्रा राक्षस नाम से ही किया था। मुद्रा राक्षस नाम से ही किया। चलिए, भारत दुर्दशा नाटक की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विक्रम संवत 1937 में रचना की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी प्रहसन की रचना कब की? विक्रम संवत 1938 में अंधेर नगरी नामक प्रहसन की रचना की थी। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नील देवी, और ये गीति रूपक है, गीति रूपक की रचना कब की? विक्रम संवत 1938 में। विक्रम संवत 1938 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नील देवी नामक गीति रूपक की रचना की थी। बांग्ला भाषा के भारत माता रूपक का
भारत माता रूपक का भारत जननी के नाम से अनुदित रचना का संशोधन किसने किया? तो मूल बांग्ला भाषा का रूपक था भारत माता। भारत जननी के नाम से उनके किसी मित्र ने उसका क्या किया? अनुवाद किया। और फिर उस अनुवाद का संशोधन किसने किया? भारतेंदु जी ने किया था। तो भारत जननी के नाम से अनुदित रचना का संशोधन भारतेंदु जी ने किया था। और जब संशोधन किया तो लगभग पूरा का पूरा रूप ही क्या हो गया था? बदल गया था। भारत जननी एकांकी नाटक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एकांकी नाटक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एक दृश्य में समाप्त होने वाला ये नाटक आधुनिक युग का एकांकी है। एक दृश्य में समाप्त होने वाला ये नाटक आधुनिक युग का एकांकी है। चलिए, भारत जननी नाटक को भारतेंदु जी का मौलिक नाटक किसने माना? भारत जननी नाटक को भारतेंदु जी का मौलिक नाटक किसने माना? तो ये डॉक्टर सोमनाथ ने, और नाटक का नाम देने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये नाटक नहीं है, नाटक का नाम नहीं दिया जाए इसको, भारत जननी को। उन्होंने कहा कि ये तो एक एकांकी है, ये तो एक एकांकी है। और डॉक्टर सोमनाथ ने इसको भारतेंदु जी का मौलिक एकांकी माना था। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के यात्रा वृत्तांतों के नाम बताइए। तो मेरी लखनऊ यात्रा, ये प्रश्न मैंने कई जगह दे भी दिया पहले। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्तांत, मेरी लखनऊ यात्रा, सरयू पार की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा और वैद्यनाथ की यात्रा। तो 4 यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखे, मेरी लखनऊ यात्रा, सरयू पार की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा और वैद्यनाथ की यात्रा। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा का नाम बताइए। आत्मकथा का नाम कुछ आप बीती कुछ जग बीती है, और ये अपूर्ण है, पूरी नहीं कर पाए थे इनको। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित जीवनी साहित्य का परिचय दीजिए। तो पंच पवित्रात्मा, चरित्रावली और बादशाह दर्पण। पंच पवित्रात्मा, चरितावली, बादशाह दर्पण, ये 3 इनकी जीवनी साहित्य संबंधी रचनाएं हैं। सती प्रताप मौलिक नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये मौलिक नाटक है जिसका नाम है सती प्रताप। विशस्य विस्मोषधम मौलिक नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये मौलिक नाटक है। भारतेंदु जी के अंग्रेजी से अनुदित नाटक का नाम बताइए। दुर्लभ बंधु नाटक है जो कि अंग्रेजी से अनुदित है। हिंदी में नाटकों का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है हिंदी में नाटकों का जन्मदाता। चलिए, बाला बोधिनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? बाला बोधिनी का, कवि वचन सुधा का, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन पत्रिकाओं का संपादन किया। अगला है, अब ये काव्य रचना है भारतेंदु जी की। भक्त सर्वस्व रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचना है और 1870 में इसका प्रकाशन हुआ। अब ये सन है वो ईस्वी सन में है, ईस्वी सन में है, जो सन है ईस्वी सन है। प्रेम मालिका रचना के रचनाकार का नाम बताइए। 1871 भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम मालिका, और सन 1871 में इसका प्रकाशन हुआ था प्रेम मालिका का। प्रेम माधुरी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है और 1875 में विरचित है, यानी ये रचनाएं हैं वो सन में है भैया। अब जो रचनाएं हैं वो सन में है, ऊपर है वो समझ दिए हुए थे। चलिए, प्रेम तरंग काव्य ग्रंथ की रचना किसने की? 1877 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी प्रेम तरंग काव्य की रचना। उत्तरार्ध भक्तमाल संग्रह, काव्य संग्रह की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 में इसकी रचना की थी, उत्तरार्ध भक्तमाल की। प्रेम प्रलाप रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है ये, और 1877 में ये विरचित है, यानी प्रकाशित 1877 में प्रेम प्रलाप। गीत गोविंदानंद रचना जो कि 1877 में प्रकाशित हुई, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। गीत गोविंदानंद 1877 में प्रकाशित भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। होली नामक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। होली, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और 1879 में ये प्रकाशित हुई। 1879 में ये रचना प्रकाशित हुई, होली नामक रचना।
मधु मुकुल 1881 में ये प्रकाशित रचना है। काव्य संग्रह की रचना किसने की? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है मधु मुकुल और 1881 में प्रकाशित रचना है। चलिए, राग संग्रह 1880 के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है राग संग्रह। वर्षा विनोद 1880 की रचना है और काव्य संग्रह है, तो इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और 1880 में ये प्रकाशित हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम है वर्षा विनोद। चलिए, फूलों का गुच्छा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और 1882 में यह रचना प्रकाशित हुई, फूलों का गुच्छा। प्रेम फुलवारी 1883 की रचना है और ये रचना भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, प्रेम फुलवारी। यानी अब हम जो रचनाओं का जिक्र कर रहे हैं ये सभी काव्य रचनाएं हैं। भारतेंदु जी के नाटकों का जिक्र हमने ऊपर कर लिया। कृष्ण चरित्र 1883 की ये रचना है और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचनाकार हैं। कृष्ण चरित्र रचना है, उसका प्रकाशन 1883 में हुआ था और भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गजलों की रचना किस नाम से की? ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। रसा नाम से उन्होंने, रसा उपनाम से उन्होंने गजलों की रचना की थी। यानी जब वो गजलों की रचना करते थे तो अपना उपनाम है वो रसा लिखते थे। चलिए आगे, हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर क्या रखा गया? प्रश्न थोड़ा सा अटपटा सा हो गया। हरिश्चंद्र मैगजीन का बदलकर नाम क्या रखा गया? ऐसे नहीं, नाम बदलकर क्या रखा गया होता? हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874 में। तो 1874 में हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कब हुआ? तो प्रकाशन आरंभ है वो 1873 में हुआ और 1874 में उसका नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया था। कवि वचन सुधा को, ये पत्रिका थी, को साप्ताहिक कब किया गया? साप्ताहिक पत्रिका कब किया गया? 1875 में इसको साप्ताहिक पत्रिका बनाया गया। और कवि वचन सुधा पत्रिका को कब बंद कर दिया गया? 1885 में इस पत्रिका को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये 65 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो जरूर करें। और साथ ही साथ दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आपके जो भी प्रश्न हैं वो कमेंट में लिखें, आपको उत्तर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए।